पर्यावरण। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फैक्ट्रियाँ, फ्लैटों और बड़ी इमारतें बन गई हैं और वहाँ पर सब कुछ नष्ट हो गया है। आप अपने जीवन के बारे में सोचिए, जब आप कभी पढ़ाई कर रहे थे और देखिए आज उस समय में कितना परिवर्तन हो गया है। रब कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट। मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको। कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, पहाड़ी, जबकि अन्य का निर्माण मानव किया ने किया, जैसे कार, सड़क, कपड़े, किताब आदि। आप देख सकते हैं इसमें पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए और हवा पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि का प्रदान करता है। मानो इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है। कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार मेल कारखानों में बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। आप इसमें देख सकते हैं चित्र में प्राकृतिक क्या क्या है। जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, सजीव जैवमंडल और मानव निर्मित इमारतें, पार्क, पुल, सड़कें, उद्योग और मानव एक व्यक्ति किसका कैसे बनता है। देखिए, एक व्यक्ति, फिर परिवार बनता है, फिर समुदाय बनता है, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति। जीवीय सभी प्राणियों को संसार का, जैसे पादा, जंतु। अजैवी में निर्जीव में आते हैं, जैसे स्थल। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ पाएंगे किसी भी जीवित प्राणियों के चारों ओर पाए जाने वाले स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। ये प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियाँ सम्मिलित होती हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियाँ और उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं होती हैं। पहाड़ पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इन्वायरमेंट से हुआ है। प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैवमंडल से आप पहले से परिचित हैं। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी और कठोर और ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों और खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परतों से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृत महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर पाई जाती हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा भी एक स्रोत है। आप देख सकते हैं इसमें जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रहता है। यह सूर्य को झुलसाने वाले गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इससे कई प्रकार के गैस, धूल, कण एवं जलवाष्प उपस्थित होने, वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। परतंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वो निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। परतंत्र क्या है, आप देख सकते हैं। परतंत्र ये तालाब है, तालाब को एक परतंत्र ही है। प्रत्येक 5 वर्ष को जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बस विनिमय पद्धति या वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं किया जाता है। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही जब तुम्हारे रेगिस्तान आओगे, तुम्हें सांप, छिपकली और अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रब हैरत में पड़ गया, विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पतियाँ और लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं। इन सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है। बिल्कुल बहुत संबंध है। शिक्षक ने कहा, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वो एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परतंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर और छोटे से ताल का भी एक परतंत्र होता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि और उसके मित्र खेलते हैं वह भी एक परतंत्र है। मानवीय प्रक्रिया, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था।
उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति में उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशुपालना एवं अस्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, बस विनय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। वो परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ और सूचना क्रांति से पूरे विश्व संचार में सहज और दूरस्थ हो गया। क्या आप जानते हैं, आप गर्मी में रसीला तरबूज और सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्रकृति को मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। ये क्वेश्चन है, देख लो। हमारी पृथ्वी के अंदर हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बना है? इसमें प्रॉपर्टी, मेटल, क्रोड, मेटल सीमा और बाहरी क्रोड। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर ने 6 किलोमीटर गहराई तक छेद की। पृथ्वी की केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 600 किलोमीटर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। पृथ्वी की आंतरिक भाग एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक एक के ऊपर एक संकेंद्रित परतों से बना है। पृथ्वी की सतह को उसकी सबसे ऊपरी परत को पर्वती कहते हैं। यह सबसे पतली परत है। यह महाद्वीपीय सतह में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह पर केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय सतह मूल रूप से सिलिका एवं एल्युमिनियम से बना है, खनिजों से बने, इसलिए इसे सियाल या एल्युमिनियम कहा जाता है। महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैक्सियम की बनी है, इसलिए इसे सीमे या सिग्मा कहा जाता है। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी परत सबसे आंतरिक परत कोर है। आप देख सकते हैं इस चित्र में। पृथ्वी में के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है और 84% मेटल एवं 15% हिस्सा कोरोड है। पृथ्वी की त्रिज्या जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर या मुख्यतः निकिल एवं लोहे की बनी होती है। इसे निफे कहते हैं। जिसे फेरस क्रेडिय कोट का तापमान और दाब काफ़ी उच्च होता है। शैल एवं खनिज। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती हैं। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेय इग्निस शैल, अवसादी सेडिमेंट्री शैल एवं कायांतरित मेटोमॉर्फिक शैल। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। इसमें इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती हैं: अंतर्भेदी शैल एवं बाह्यभेदी शैल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। प्रॉपर्टी पर इस प्रकार के से बने शैल को बाह्यभेदी आग्नेय शैल कहते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़ी दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूर बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वो ग्रेनाइट के बने होते हैं। शैल लुढ़कर चटकर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन छोटे करों को अवसाद कहते हैं। यह अवसाद हवा जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर लिए जाते हैं। ये आदिर अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की तरह परत बन जाते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बना होता है। इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन पर शैलों पर रहे हों, जो जीवाश्म भी हो सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं इग्निस लैटिन शब्द है, इग्निस जिसका अर्थ है अग्नि, और सेडिमेट्री लैटिन शब्द है, सेडिमेट्री जिसका अर्थ है स्थिर, और मेटोफॉर्मिक ग्रीक शब्द है, मेटोफॉर्मिक जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। जीवाश्म शैलों की परतों में दबे हुए मृत पौधों या जंतुओं के अवशेषों को कहा जाता है। आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी सैलेट में चूना एवं पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप देख सकते हैं, आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं, जैसे 7 पत्थर, स्टूप किट, 5 पत्थर, ये सब में।
ये आप मकान देख सकते हैं, सफ़ेद संगमरमर वाला घर और लाल बलुआ पत्थर। आपको आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे को परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करता है। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय और अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अधिक ताप एवं दाब के कारण पुनः कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाली पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुण धर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इसका उपयोग औद्योगिक, औषधि तथा उर्वरक भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम। आप इसमें देख सकते हैं। हमारी बदलती पृथ्वी। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थलीय मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाले गति के कारण होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। ये जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल, एंडोजनिक फोर्स कहते हैं। एवं जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बाह्यजनिक बल, एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप व ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अधिक हानि होता है। आप देख सकते हैं इसमें। स्थलीय मंडल प्लेट भूप्रकृति में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी आकार असमान आकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीपें एवं महासागर की सतहें टिकी होती हैं। पृथ्वी की गति आप देख लीजिए, जिसमें ज्वालामुखी भूप्रकृति पर खुला एक छिद्र होता है जिसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक पिघलते हैं। इंडो अंता एक्सो बाहरी और जेनिक उत्पत्ति है, इंडोजेनिक, एक्सोजेनिक। इसी प्रकार स्थलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी की चारों ओर गति करता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूप्रकृति के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहा जाता है। उद्गम केंद्र की भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। उद्गम वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है, वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र। भूकंपीय तरंगे तीन प्रकार होते हैं, पी तरंगे, अंधेर तरंगे, यस तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे और यल तरंगे, पृष्ठीय तरंगे। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोगों कुछ समान तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना और सांपों का धरातल पर आना। भूकंप का मापन एक यंत्र है जिसको इसे भूकंप लेखी कहा जाता है। आप देख सकते हैं इसमें। भूकंप लेखी कहते हैं भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता 2.0 से कम होती है, उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होता है वह वस्तुओं के गिरने से क्षत पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली होता है, और जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा अधिक होता है वह सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। भूकंप में से बचाव की तैयारी। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें? सुरक्षित स्थान रसोई की काउंटर तथा मेज के नीचे, दीवार की अंदरूनी कोने में। इनसे दूर रहें। आग वाले स्थान से चिमनी के आसपास, टूट सकने वाली खिड़कियां, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम। अमुख स्थलाकृति। अपक्षय और अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं।
नदी के कारण नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटियों में गिरती है तो यह जलप्रपात कहलाती है। विश्व के हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका की वेनेजुएला का जलप्रपात है। ये जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिम्बाब्वे पर वो विक्टोरिया जलप्रपात है और नियागरा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका में। कठोर सरल जल की शक्ति द्वारा काटे हुए मृत जल। जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगभग अपरदन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगता है और फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसे मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदानों का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिनको वितरका कहते हैं। ये नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती हैं और प्रत्येक वितरका अपने मुहाने का निर्माण करती हैं। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह में डेल्टा का निर्माण होता है। समुद्र तरंग के कार्य। समुद्र तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती हैं जिनसे दरार विकसित होता है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है जिसे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टेक कहते हैं। समुद्र जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैले तटों को समुद्र भिरक कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करते हैं। हिमनद की कार। हिमनद हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गुलासमी मिट्टी व पत्थरों को अपरदित कर देते हैं और गुलासमी मिट्टी व पत्थरों से भूदेश का अपरदन करती हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती हैं और पर्वतीय क्षेत्रों में ये बर्फ़ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे या बड़े बड़े रसैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोर का निर्माण करते हैं। पवन के कार। क्या आपने कभी रेगिस्तान में देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं जिन्हें समानता छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी शैल के आधार पर संकेत आज शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर या आप अपने साथ साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अधिक दूर ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में विस्थापित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं। वायु के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है, क्योंकि जब कारखानों या कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापन बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापन में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ़ पिघलती है, जिसके परिणाम समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अधिक परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे और पशु लुप्त हो जाते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर वायु से घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीवित जीव के रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करते हैं एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यह सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं
अतः यह वह वायुराशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। वायुमंडल का संगठन। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिन्हें वायुमंडल का बड़ा भाग माना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। आप वृत्ता आरेख में देख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.33, आर्गन ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93, अन्य सभी गैसें 0.04 और नाइट्रोजन 78%। जिस वायु के विभिन्न संघटकों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं, नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम कुछ सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु में नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। या हरे पादप वो अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला और खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है और वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी होती है। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी में मौसम और जलवायु को प्रभावित करती है। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है और ठंडी वायु संघनन और भारी होती है, इसलिए इसे नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता है। वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाहरी मंडल, वायुमंडल और वायुमंडल। क्षोभ मंडल यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसको औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा या ओला वर्ष भी इसी परत के अंदर होती है। समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत वहाँ बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं के लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ के परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। मध्य मंडल यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इसी परत में आने पर जल जाते हैं। मध्य मंडल में वायुमंडल यह बाहरी वायुमंडल है। बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है और आयनमंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इन परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर प्रवर्तित कर दी जाती हैं। वायुमंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में प्रयोग किया जाता है। मौसम और जलवायु। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर तो वह मौसम है, तो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम। वायुमंडल के प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हमें घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या आप समझ सकते हैं कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों लगाते हैं? यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का इतना केवल भाग ही प्राप्त करता है। तापमान। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता है, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतुओं की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में ऋतु ज़्यादा
गर्म होती है। आत्मन आत्मन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आत्मन कहलाती है। आत्मन सूर्य की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। और ये मापन है। वात दिग्दर्शी पवन की दिशा दर्शाता है। वायुदाब मापी वायुदाब को, ताप मापी ताप को और वर्षा मापी वर्षा को। तापमान को मापने के मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 सेल्सियस पर होता है और 100 सेल्सियस पर होता है। क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष यात्री जब चाँद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वो इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त सिराएं फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय एसोफेल्ट से बनी सड़कें जो धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय वह ऊष्मा मुक्त हो जाती हैं। नगर की भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। वायु दाब। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है कि क्योंकि वायुमंडल का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है और भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब क्षेत्र के कारण यह स्पष्ट और स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है, जिससे पछुआ पवने या कर सकते हैं। पवन उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों की उड़ाती है तथा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेजी होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। 3 अन्य उदाहरण हैं जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। पवन को मुख्यतः 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है। अस्थायी पवनें। व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें अस्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। मौसमी पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। स्थानीय पवनें। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी भी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्र समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र के गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे लू कहा जाता है। चक्रवात। प्रकृति का भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवात का खतरा बना रहता है। 18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया और 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया, जिससे राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई और मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय पोकर्षण ने हानियाँ हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों की छतें भी उड़ गई। विद्युत आपूर्ति और टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से नष्ट हो गई। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा हुई। इस वर्षा के कारण उड़ीसा के प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगें स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई और 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ा। आप देख सकते हैं इसमें। आर्द्रता। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है और पृथ्वी में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है।
जो हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता है और हम असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है और जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सके, तब ये बरसर के रूप में नीचे आ जाते हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है और वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई पड़ती है। आप देखे होंगे बचपन में, जिसको आप गुम्मी जहाज कहते थे। पृथ्वी और जल के रूप में गिरते वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों के से नीचे बहता है। ये निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविद आधार पर वर्षा के 3 प्रकार हैं: संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। पौधों या जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होता है तो बाढ़ आ जाती है। जल थलशाला या छोटे घर के पौधों को रखने की कीर्तन महाता होता है। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र आते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे बरसों से भरे गड्ढे में कागज़ की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ जाता है? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है और ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है और यहाँ से हम वर्षा, हिम तथा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रकार में जल लगातार अपने स्वरूप बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल और धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित थे, वही आज भी मौजूद हैं। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर सकते रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता रहा हो। ऑल ओवर जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोती, हिमनद है। महासागरों या समुद्र का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। आप देख सकते हैं इस चित्र में। इसमें प्रमुख समुद्र और झीलें दिखाया गया है। विक्टोरिया झील, काला सागर, ये सब झील है। नदियाँ, साल्ट सिटी। जल का वितरण लवणता किसको कहा जाता है? 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा को महासागर की औसत लवणता कहा जाता है। 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होता है। जल का वितरण हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यह धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है, तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? महासागर में 97.3, बर्फ क्षेत्र में 0.02.2, भूमिगत जल में 0.68, झीलों का आवरण 0.009 और स्थलीय समुद्र और नमकीन झीलें 0.009 और वायुमंडल में 0.0019 होता है। इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम पर लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें पलोव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसमें संघनन बना देता है। इसमें आप भी तैर सकते हैं क्योंकि आप डूबेंगे नहीं। जीवन के लिए जल अधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल की हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही में जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद कर सकते हैं? इसमें आप देख सकते हैं महासागरीय परिसंचरण 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध और लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। यह कभी शांत नहीं रहता है। महासागरीय गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाट और धाराएं। आप देख सकते हैं जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंग उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है, तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती हैं। तरंगे समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है? यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है। कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोतासरे तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोतासरे नष्ट होते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार और जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अधिक विस्थापित होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाले विशाल ज्वारीय तरंग उठ सकती हैं जिन्हें सुनामी कहते हैं।
अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। 2004 में सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अधिक विनाश हुआ है। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीपों में इंदिरा पॉइंट डूब गया है। सुनामी हमारे यहाँ 2004 में आया था हिंद महासागर में, आप देख सकते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोषासरय तरंगों के कारण अधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकांश मात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई और समुद्र तल के में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इस कारण यह भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगी। फलस्वरूप दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा, आप देख सकते हैं। ज्वार भाटा दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं, और जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है तो ये तट से पीछे चला जाता है, उसे ज्वार भाटा कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा के एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं, और जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी दोनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य को गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। इस परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। इसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में अवश्य सहायक होता है और ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियाँ तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियाँ पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतराव चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। महासागरीय धाराएँ निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएँ हैं। महासागरीय धाराएँ गर्म और ठंडी हो सकती हैं। समानतः गर्म धाराएँ भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं, ये ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं, और ठंडी धाराएँ ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। लेब्राडोर महासागरीय धाराएँ शीत जल धाराएँ हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएँ होती हैं। महासागरीय धाराएँ किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएँ मिलती हैं वह स्थान विश्व भर के सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास और उत्तर अमेरिका की पूर्वी तट पर इसके कुछ उदाहरण हैं। आप धाराएँ देख सकते हैं इस मैप में। धाराएँ पूछे जाते हैं PCS एग्जाम के स्तर में। जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएँ मिलती हैं वहाँ कोहरे और मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होता है। सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर में बहुत उत्साहित थी। वो अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई। जब स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी तो वह स्थलाकृति प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देख कितना हैरान हो रही थी। गिरपाद में स्थित साल और सागौन के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए थे तथा पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियां तथा शंकावर वितान लंबे वृक्ष देखने लगे। उसे पता चला कि वो शंकुधारी वृक्ष थे। लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। वो रोडेरोन के फूल थे। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास यो कुछ स्थानों बर्फ से ढकी थी। सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह स्थल की ऊंचाई यो वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर निर्भर करती है। इन घटकों के अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की संघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वन, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर संघनन एवं खुले वन विकसित होते हैं। घास स्थल, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं।
सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना अनुभव अपने पिता को बता रही है। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके हैं। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। आप देख सकते हैं उस ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इन वनों की उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अधिक वर्षा होती है। क्योंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता है, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी बेजान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर नहीं पहुंच पाता है। आमतौर पर यहाँ दृष्ट काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है। यह मगर जैसे बड़े जानवरों को मारकर खा जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अफ्रीका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृष्ट काष्ठ वृक्षों में साल, सागवन, नीम तथा शीशम है। दृष्ट काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी है। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर या बंदर हैं। भारत में चित्तौड़ सदाबहार या चित्तौड़ पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? उन राज्य के नाम बताओ हैं। बाघ देख सकते हैं उसको नीले वन में चित्तौड़ सदाबहार वन। चित्तौड़ सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित हैं। ये समानता महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्व ब्राज़ील। और यहाँ बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। गोल्डन लंगूर को देखिए, हाथी, चित्तौड़ सदाबहार वन। चित्तौड़ पर्णपाती वन, उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक चित्तौड़ पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियाँ शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ बांज, एस, मीच और हिरन, लोमड़ी, भेड़िए के आम जानवर हैं। फीजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं इस चित्र में। भूमध्यसागरीय वनस्पति, आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्वी और उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग में चित्तौड़ सदाबहार यो पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी यो दक्षिणी पश्चिमी किनारे भिन्न हैं। यहाँ भूमध्यसागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्यसागर के समीप वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है। ये वनस्पतियाँ भूमध्यसागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और दक्षिणी पश्चिमी ये भूमध्यसागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं और उनकी मोटी छाल एवं पत्तियाँ वाष्पोत्सर्जन करती हैं। भूमध्यसागरीय प्रदेश के फलों की कृषि के लिए कारण विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ऋतु, ग्रीष्म ऋतु एवं वर्षा वाली मृद शीत ऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे निब्र वन सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं। क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छानुसार कृषि कार्य करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिए है और वहाँ वन्य जीव कम है। शंकुधारी वन, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश में 50 से 70 अंश में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान तथा अखबारी कागज बनाने में कारगर होता है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस और पैकिंग के लिए बक्से की बनाने के लिए किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। रूसी भाषा में टैगा का अर्थ है शुद्ध या अनछुआ घास स्थल। उष्णकटिबंधीय घास स्थल ये वन भूमध्य सागर रेखा की किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह घास काफ़ी ऊंची लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। समान रूप से ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं। हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ आदि यहाँ पाए जाते हैं। चित्तौड़ घास स्थल ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास स्थल आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। चित्तौड़ प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। कटीली झड़िया शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं।
तीव्र गर्मी और बहुत से कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी होती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेश को चिन्हित करें। क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम बताएं जिन्हें आप पहले जान चुके हैं। यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वह स्थान आपको अधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होते हैं। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है जो उन्हें ठंडी जलवायु से सुरक्षित रखती है। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी है। उष्णकटिबंधीय घास जो पूर्वी अफ्रीका का सवाना, ब्राज़ील का कैंपोस, वेनेजुला का लाओस और शीतोष्णकटिबंधीय घास में अर्जेंटीना का पैम्पास, उत्तरी अमेरिका का पेरेरी, दक्षिण अफ्रीका का बेर्ड, मध्य अफ्रीका एशिया का वेस्टेपी और ऑस्ट्रेलिया का डॉन। आप इसमें देख सकते हैं। मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ और परिवहन एवं संचार। आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन समय के साथ साथ उसने नए कौशल विकसित करने, खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात और संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। वो स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती हैं उसे बसाव का स्थान कहते हैं। आदर्श बसाव अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि और उपजाऊ मिट्टी कारक हैं। बस्तियाँ वो स्थान जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों, गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसल उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था यो भूमि उपजाऊ थे। व्यापार बड़ी जो निर्माण के लिए विकास के लिए साथ ही मानव बस्तियाँ बड़ी होती गई। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी, यो सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको मालूम है सिंधु, टिग्रिस नदी, नील और ह्वांग नदी के किनारे विकसित हुई है? सभ्यताओं के नाम बताइए। बस्तियाँ अस्थायी और अस्थायी हो सकती हैं। जो बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थायी बस्तियाँ कहते हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। एवं आखेट संग्रहर, स्थानांतरीय कृषि और ऋतु प्रवास करते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियाँ आज अस्थायी बस्तियाँ हैं, इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। ऋतु प्रवास, लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वो मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकलते हैं। आप देख सकते हैं इसमें संघनन बस्ती। ऊपर दिए गए संवादों के दो विभिन्न चित्रों हमारे सामने आते हैं। मैरी का जन्मदिन था। केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी खांसती और हफ्ती हुई गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया कि अधिक यातायात जाम था। मैरी की माँ थीसिस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपा गहरी सांस भरी। ओह, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गाँव से आया है। उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, मैरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा। मैरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं? उसकी मां ने उत्तर दिया, ये यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा और चिकित्सीय सुविधा की तलाश में आते हैं। मैरी ने पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे? मिस थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अधिक संख्या में गंदी बस्तियाँ या अवैध कब्जे वाली बस्तियाँ दिखाई देते हैं, जहाँ लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहते हैं। शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एवं समान समस्या है। प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर और अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि और सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है। जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था। ऊपर दिए गए संवाद से ये बस्तियों के दो विभिन्न चित्र हमारे सामने आते हैं। ग्रामीण और शहरी बस्तियाँ। गाँव ग्रामीण बस्ती होती है जहाँ लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्तियाँ संघनन या प्रकीर्ण होता है। संघनन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं और प्रकीर्ण बस्तियों में लोग घर के दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियाँ मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों या घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनती है। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफार्म अथवा स्टिल्ट पर घर बनाते हैं। देख सकते हैं आप स्टिल्ट पर। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं जिनकी छतें फूस की बनी होती हैं। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तीड़ आदि का उपयोग
घर बनाने में किया जाता है। नगरीय बस्तियाँ में नगर छोटे एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियाँ होती हैं। नगरीय क्षेत्र में लोग निर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। अपने राज्य के कुछ नामों और शहर का नाम बता सकते हैं? आप बर्फ़ से बने आवास कहाँ पाते हैं? परिवहन, परिवहन लोगों का यो उनके सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल, ऊँट का उपयोग किया जाता था। दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग इसी तरह होता था, जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। वो समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया है। आज भारत में यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय और ऊर्जा की बचत करते हैं। परिवहन के 4 मुख्य साधन सड़क, रेल मार्ग, जलमार्ग और वायुमार्ग। भारत के अनेक राष्ट्रीय एवं राजमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेसवे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुजीय मार्ग कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। सड़क मार्ग कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क या पक्की और कच्ची हो सकती हैं। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। मरुस्थलों, वनों एवं ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। हिमालय पर्वत, मनाली लेह राजमार्ग विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग सबवे कहते हैं। ये फ्लाईओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। रेल मार्ग, रेल मार्गों के द्वारा तीव्रता से कम खर्च में लोगों को आवागमन और भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज और औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। डीजल और विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प इंजनों को स्थान ले लिया है। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति तीव्र हो गई है। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। भारतीय रेल मार्गों की जाल सबसे भलीभांति विकसित है। वह एशिया में सबसे बड़ा है। आप देख सकते हैं ट्रांस साइबेरियन विश्व में सबसे लंबा मार्ग है, जो पश्चिमी रूस से सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर जुड़ता है। देख लीजिए कौन कौन सा स्थान इसमें आता है। ये पीसीएस में पूछा गया था। सेंट पीटर्सबर्ग से चलता है और बलाशी वास्टक है। इसमें मॉस्को, कजान, एक्विटेट, ट्यूसिन, ओमांस्क, कासनोवार, बुनेवास, अगसक, चिता और खागोस आता है। जलमार्ग, आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय परिवहन के लिए जलमार्ग की उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी और बड़े आकार वाले सामानों को ढोने वाले के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री जलमार्ग। नाव, नदियों तथा झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग हैं: गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक और अफ्रीका की नील नदी। समुद्र एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए होता है। ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस, दक्षिण अफ्रीका में रियो डी जेनेरो, अफ्रीका में डरबन, केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, कैनबरा, यूरोप में लंदन। क्या आप विश्व के कुछ पत्तनों का नाम बता सकते हैं? वायुमार्ग, 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है और ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे और तूफान से खूब प्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम या दूर स्थानों पर पहुंच सकता है, विशेष रूप से जहां सड़क या रेल मार्ग नहीं है। हेलीकॉप्टर अगम स्थानों या संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने या भोजन, जल, कपड़े और दवाई बांटने के लिए एक बहुत उपयोगी साधन है। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पत्तन दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और काहिरा है। संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए और तीव्र साधनों विकसित कर लिया है। तंत्र के विकास का वर्णन करता है। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्रों, रेडियो और टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। सैटेलाइट से संचार में त्रुटिता आई है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान, आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल भेज सकते हैं। आज सेलुलर फ़ोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर संवितता ही नहीं मिलती, अपितु
इनसे हमें हमारा जीवन अधिक सुखमय हो भी बन गया है। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज और सिनेमा या होटल की टिकट आरक्षित कर सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार के लोगों के बीच, लोगों, सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच गति तीव्र हो गई है। इसमें आप देख सकते हैं रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक वन्यजीव फोटोग्राफर थी तथा बहुत यात्रा करती थी। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्यजीव और वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों का उसका परिचय दिया तो दूरस्थ भूस्थल और वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीर उसे हमेशा आकर्षित किया। रेणुका, इस तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हैं। इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से तक कुछ गर्म नम वर्षा वनों से हैं। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे देखने में तो भले ही अलग हों, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा और मकान जैसे जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही। श्रीकांत चाचा ने कहा कि उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब करीब रहते हैं और जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना, वनों में से सामग्री एकत्र करना सीख जाते हैं। अध्याय 8, 9, 10 में आप विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के जीवन के बारे में सीखेंगे। अमेजन बेसिन। जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेड गियर और घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोस नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह को याद दिलाया। इस प्रकार यह नदी का नाम अमेजन पड़ा। अमेजन बेसिन के जीवन। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले उस कर्णमध्य प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित भूमध्य रेखा के 10 अंश उत्तर और 10 अंश दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि यह पश्चिमी पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों में, पेरू के कुछ भाग, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भागों में प्रवाहित होती है। आप देख सकते हैं इस चित्र में। सहायक नदी या छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदियों से मिलती हैं, और मुख्य नदियाँ अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र में पानी की बहाकर ले जाती हैं वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रह क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का समुद्र सबसे बड़ा नदी बेसिन है। आप देख सकते हैं कहाँ से बह रही हैं। जलवायु। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यह गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह ही बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसे ही बनी रहती है। वर्षा वन। इन प्रदेशों में अधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर संघनन वन उग जाते हैं। वन इतने संघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं की छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता है और यहाँ की भूमि प्रकाश रहित और नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती हैं जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता होती है। परमजीवी पौधों जैसे के रूप में यहाँ आर्किड और ब्रोमलाइट पैदा होते हैं। वर्षा वन में पराग जाति की प्रचुरता होती है। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पच्छत वाले पक्षी और भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षियाँ जो भारत में पाए जाने वाले समान पक्षियों से भिन्न होते हैं यहाँ पाए जाते हैं। पहाड़ियों में बंदर, सलाश एवं चींटी खाने वाले टैपीर भी पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियों भी इन वनों में पाई जाती हैं। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी प्रजातियां हैं कि इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाले पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियाँ की विभिन्न प्रजातियाँ भी अमेजन नदी में भी पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से है। ब्रोमलाइट एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसी प्राणी इन जल के पॉकेट को उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। वर्षा वन के निवासी। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं और यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी से मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टिपोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। क्योंकि मछलियाँ और शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का उपयोग करती हैं। इसका मुख्य आहार मेनुआक है, जिसे कसावा भी कहते हैं। यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। काफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी नगदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है।
वर्षा वन अधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं और कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं जिनकी छत त्रिभुज ढलान वाली होती है। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ता है। वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैव विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन नदी बेसिन की वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त हो जा रहा है। वर्षा वनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव पड़ेगा और वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाएगी और संघनन वन बंजर भूमि बदल जाएगा। आप कर्तन धान की पद्धति में किसान पहले वृक्षों झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते थे, फिर इनको जलाया जाता था जिसमें पोषक तत्व भूमि मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी के पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है और इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग जाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है तथा लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जीवन। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपशोर में 10 से उत्तर से 30 अंश उत्तर में अक्षांशों के बीच स्थित है। घाघरा सोन चंबल गंडक कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें प्रवाहित होती हैं। एटल की सहायता से आप देख सकते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान पर्वत एवं हिमालय के गिरपात और सुंदर डेल्टा का निर्माण करते हैं। इस चित्र में देखिए आप ब्रह्मपुत्र नदी की विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वाले लोगों की संख्या। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189, जबकि पश्चिम बंगाल का 229 और बिहार का 1102 है। इन बेसिनों की मुख्य विशेषताएं मैदानी क्षेत्रों में अनेक चाप झील पाई जाते हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से सितंबर के बीच वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी और शीत ऋतु में ठंड होती है। भारत का मानचित्र देखिए, उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के स्थलाकृत है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। त्रिभुज ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल हैं, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र में सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसलें हैं, क्योंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा है। गन्ना एवं जूट जैसी नगदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के भी बागान देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल और असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क की केरियों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मध्य ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं से फसलें उगाई जाती हैं। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्वतीय पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु और त्रिभुज ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे सौधारी पेड़ पाए जाते हैं। बेसिन में विभिन्न प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरन तथा बंदर आज समान रूप से पाए जाते हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियाँ। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह पर बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो। एक सींग वाला गैंडा और मगर इसमें आप देख सकते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के आल अवर जल में एक प्रकार की डाल्फिन पाई जाती है। इसे स्थानीय भाषा में सुसु या अंधी डाल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति में जल की शुद्धता का पता चलता है। रासायनिक के अधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक और शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर देते हैं। सार्वभौमिक स्वच्छता का वर्ष 2 अक्टूबर
2014 को शुरू किया गया था। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में जा ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित हो जाता है। बेसिन में यातायात का सुव्यवस्थित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात का प्रभावी माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश में और बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमाम बाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस बनपरारी और अभय वन तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल पाए जाते हैं। रेगिस्तान में जीवन। आप पढ़ चुके हैं पेड़ पौधे, पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। जहाँ पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों को चरने के लिए घास ना हो एवं फसलों के उगने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन हो जाता है। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म हैं तो कुछ बर्फ़ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तान क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म और ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि कार्य करने के लिए बच जाते हैं। रेगिस्तान यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अधिक उच्च तथा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। गर्म रेगिस्तान का सहारा। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाइए। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर में है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिम सहारा। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का देश उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बाल की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन वहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उच्छित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची पाई जाती हैं। आप देख सकते हैं इसमें। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय पर संपूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, पेड़, पशु तथा बकरियाँ समान जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म और शुष्क प्रदेशों में बदल दिया है। एशिया में देख सकते हैं इसमें कर्क रेखा इससे होकर ही जाती है सहारा मरुस्थल से। जलवायु। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अधिक गर्म और शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित और निर्मल होता है। यहाँ नमी सच्चे होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होता है। दिन के समय तापमान 50 सेल्सियस से ऊपर पहुँच जाता है, जिससे रेत और नग्न चट्टानें अधिक गर्म हो जाती हैं। इनके तापमान का विकरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अधिक ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 सेल्सियस तक पहुँच जाता है। वनस्पति प्राणीजात। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ तथा एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मर उद्यान, खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। ऊँट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियाँ और छिपकलियाँ यहाँ के प्रमुख जीवजंतु हैं। वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियाँ के कंकाल भी मिले हैं। आपके अनुसार ये क्या हो सकते हैं? लोग। सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदोइन तथा एवं तुआरेंग भी शामिल हैं। जलवासी जनजाति लोग। ये लोग बकरी, भेड़, ऊँट और घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े और कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियाँ एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। सहारा में मर उद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों का निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं और यहाँ चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाले कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जब रेत को पन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाती है। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहाँ मर उद्यान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं और लोग उनके आसपास निवास करते हैं। इन खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं।
कभी कभी यह अमर उद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो जाता है। और मोरक्को में ट्रैफालेट अमर उद्यान ऐसा ही एक विशाल अमर उद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। सहारा में अमर उद्यान और मिस्र में नील घाटी लोगों के निवास में मदद करती है और यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं और यहाँ चावल, गेहूँ, जौ और सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैंगनीज और यूरेनियम सम्मिलित है। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार से ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं और तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं जहाँ वे तेल और गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। लद्दाख शब्द 2 शब्दों से बना है। लद्दाख पर्वतीय लद्दाख है। जम्मू कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी तथा दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी है। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती हैं जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियाँ गहरी घाटियाँ और महाखंड गार्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमालय जैसे गिलगी हिमालय हैं। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में स्थित है। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की पतली जलवायु अधिक शीतलन और शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है जिससे सूर्य की गर्मी की अधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात में तापमान 0 से -30 सेल्सियस से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 सेल्सियस से नीचे ही रहता है। क्योंकि यह हिमालय में वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। इसमें आप देख सकते हैं मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं और तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे हैं कि आपके पैर छाया में हों तो आप एक साथ एक समय पर ही ऊष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। लद्दाख को खा पा चांद भी कहते हैं जिसका अर्थ होता है हिम भूम। वनस्पति एवं प्राणी जात यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में सरपत, बिल्लो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियाँ नजर आती हैं जिसमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोक, रेबन एवं हुप यहाँ पाए जाने वाले समान पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का प्रयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। चीरू तिब्बती एंटीलोप का एक विलुप्त पराया जीव है। इसका शिकार सातूस नामक इसके ऊन के लिए होता है जो वजन में हल्का एवं अधिक गर्म होता है। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत बिल्लो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। लोग, क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच की कोई समानता पाते हैं? यहाँ के लोग अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या तो बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हेमिस थिंगसे से या लामा ईरू। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम और शलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों और उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अधिक परिश्रमी होती हैं। वो केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती हैं बल्कि छोटे व्यवसाय और दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायुमार्ग द्वारा भलीभांति जुड़ी है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A लेह को जोजिला से दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। रोहतांग दर्रा, बारालाचा, लोगाज लाचा और लाइटा। यहाँ की मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदानों और हिम नदों की सैर, ये उत्सव तथा अनुष्ठानों का देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षक है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जल जीवन में परिवर्तन आ गया है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ संबंध एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी कारण ये आवश्यकता अनुसार मितव्यता से भी इसका उपयोग और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं।